गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काफ़ी थोड़ा सुबह सुबह मिल रहे हैं। ठीक है, हमको लगा नहीं था कि तुम लोग उठ पाओगे, लेकिन बहुत लोग उठ गए हैं। देखो, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइंस अभी तो नहीं आया, लेकिन 4 जनवरी से कोचिंग खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भी जो है ना वो 4 जनवरी से कोचिंग खोल देंगे। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग एक बैच अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, जो 1 ईयर कोर्स का होगा, मतलब जनवरी में स्टार्ट होगा तुम्हारा और दिसंबर में खत्म हो जाएगा। जनवरी से लेकर दिसंबर में, समझ गए? 1 साल का कोर्स होगा। ठीक है, और उस 1 साल में हम लोग, है ना, दोनों ईयर का पढ़ाएंगे, 11th और 12th दोनों होगा। तो 1 साल में दोनों कैसे होगा? तो हम लोग का दोनों इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा वीक में जो है वो 6 दिन क्लास चलेगा। समझे? है ना, वो एक नया बैच है ना। वीक में 6 दिन क्लास चलेगा। ठीक है, जो जनवरी से लेकर मार्च तक हम लोग 6 दिन 11th का पढ़ेंगे। और फिर क्या होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक से हम लोग 3 दिन जो है वो 11th का पढ़ेंगे और 3 दिन हम लोगों का 12th का पढ़ेंगे, जिससे हम लोग 12th में भी पीछे नहीं हो और हम लोगों का 11th भी चलते चला जाए। बात को समझ रहे हो? ठीक है, वो पूरी तरह से हम लोगों का ऑफलाइन बैच होगा, अनलेस कि फिर कोई घटना ना घट जाए। ठीक है, तो बाकी जो डिटेल्स है वो हम तुमको बताएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। बाकी लोगों से बात करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुमको बताएंगे। ठीक है, पर हम लोग जो है वो फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, कि उस बैच में होगा लिमिटेड सीट, क्योंकि तुमको पता है गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस आ रहा है कि एक बेंच पे आप 2 से ज्यादा नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो हम लोग के पास अब वो होगा कि बहुत कम हम लोग स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। जैसे नॉर्मली जो हम लोगों का पहले बैच बनता था तो 150 160 लोग बैठते थे क्लासरूम में। ठीक है, पर अब शायद 70 या 80 ही बैठ पाएंगे लोग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि उसको किस ढंग से हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, पर यह होगा कि एकदम लिमिटेड सीट होगा, क्योंकि हम लोग उसको कोविड के कारण हम लोग खुद भी नहीं चाहेंगे कि क्राउड हो। ठीक है, वो एक अलग बात है, वो हम लोग चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली तुम लोग समझ गए होगे बात। ठीक है, और ये हम लोगों का जो जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन हम लोगों का क्लास चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम लोग क्लास 11 तक का है तो वो हम लोगों का ऑनलाइन चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बैच हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो तुम देखोगे आज हम लोगों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, थर्ड हम लोगों का क्लास है। बाकी अगर कोई डाउट होगा इसके रिलेटेड तो हम हर बैच में एक नंबर दे देंगे, तुम उस नंबर पे बात करके अपना डाउट्स सॉल्व कर लोगे। इसलिए यहाँ पर अब हम लोग और कुछ ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। तुमको पता है पिछले 2 लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फिर, है ना, और भी क्लासेस में पढ़े हैं, सिर्फ संडे टू संडे नहीं है, तो हम लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले भी क्लासेस में बहुत सारा बात हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कस किए हैं। तो चूंकि नोटबुक में सब एक जगह होना चाहिए, इसीलिए तुम देखोगे कि ये सब चीज जो हम तुमको पढ़ा चुके हैं एक बार फिर से हम तुमको रिकॉल करा दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड और बाइटल्स याद करो, तुम पढ़ चुके हो, जिसमें हम तुमको बताए थे कि जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तुम लोग ओके ओके बड़ा कम लिखते हैं जी, मतलब तुम्हारे बैच में सब लोग टाइप इतना कम करता है ना, तुम अगर कम टाइप करोगे, है ना, तो क्लास उतना बढ़िया नहीं होगा। ओके या कुछ लिखो कि हाँ सर, यस सर, मतलब हाँ हम बोले कि हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड और बाइटल। अब तुम कुछ नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो फिर वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है ना। तुम वर्चुअली है, हम लोग तो तुमको देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा, है ना, मतलब हम लोग का रेसिप्रोकल होना चाहिए ना, रेसिप्रोकेट करना चाहिए उसको।
ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकेट करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़े हैं, याद करो साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर है। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, हम पढ़ाए हैं। तो ऑर्डर ऑफ साइज तुम्हारा क्या होगा, सबसे बड़ा जो है वो sp3 ऑर्बिटल होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp होगा, ठीक है। एनर्जी देखोगे तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर है, क्योंकि तुम न्यूक्लियस के अगर नजदीक रहोगे तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस के पास अगर रहोगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगा। इसीलिए तुम यहां पर देखो एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो होगा वो sp3 का ज्यादा होगा, फिर sp2 का ज्यादा होगा, फिर sp का ज्यादा होगा। और याद करो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा ऑब्वियसली उस ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी कम होगा। और स्टेबिलिटी कम बोलने का सेंस है कि जो बॉन्ड बनाएगा वो कम मजबूत होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे भी हम लोग डिस्कस किए थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है हम लोगों का वो सबसे ज्यादा sp हो जाएगा, उसके बाद sp2 हो जाएगा, और फिर sp3 हो जाएगा। याद करो बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, तो जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उतना बड़ा बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ भी कहें तो ये भी हम लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर है। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और एस कैरेक्टर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो याद करो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा, है ना। अगर बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है तो बॉन्ड का मजबूती कम होगा, ठीक है। अगर बॉन्ड का लंबाई कम है, ठीक है, तो उसका मजबूती ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में दोनों जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद करो ऐसे तो हम एक बात तुमको समझा ही दिए हैं कि फॉर ऑर्गेनिक अगर मॉलिक्यूल्स का बात किया जाए तो याद करो हम तुमको क्या समझाए हैं, है ना, कि फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जाए, है ना, कंटेनिंग, फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, याद करो, कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, तो हम लोग तुमको बताए थे कि अगर कोई पाई बॉन्ड ये एटम नहीं बना रहा है, नो पाई बॉन्ड, तो हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहेंगे। अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो sp3। अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है, अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और साथ ही साथ अगर दो पाई बॉन्ड्स बनाएगा, अगर टू पाई बॉन्ड्स बनाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और याद करो हम बताए थे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होगा। एक्सेप्शंस का मतलब है, याद करो हम बताए थे रेजोनेंस जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देता है कभी कभी, तो ये नियम जो है वो कहीं कहीं फेल होगा। पहले तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम तुमको यहाँ पर एग्जाम्पल कहें कि अगर हम लोगों के पास यहाँ पर CH3 है, फिर CH है, डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर मान लो CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, उसके बाद मान लो यहाँ पर CH है और यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH अगर NH2 है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग कहें C ट्रिपल बॉन्ड अगर N है, ऐसे, ठीक है। मान लो ये हम लोगों का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये कार्बन जो है वो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, sp2 हो गया। ये कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो sp3 हो गया। ये कार्बन दो पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp हो गया।
ये भी 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp हो गया। ये कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो sp3 हो गया। ये पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो sp3 हो गया। उसके बाद ये पाई बॉन्ड बना रहा है एक तो sp2 हो गया। ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है sp2 हो गया। ये कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है sp3 हो गया। ये कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है sp3 हो गया। उसके बाद ये देखोगे 2 पाई बॉन्ड बना रहा है sp हो गया। ये भी 2 पाई बॉन्ड बना रहा है sp हो गया। कोई कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग पुराना ही डिस्कस कर रहे हैं आदित्य, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीज था। याद करो, अगर हम लोग यहां पर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH2 अगर हम लोग कहे और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो याद करो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड बना रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोगों का sp2 है। याद करो इसमें 3 लगातार डबल बॉन्ड है। तो तुम लोगों को शायद याद होगा कि हम बताए थे कि जब लगातार डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं, क्यूमुलेटेड एल्कीन। और ये बता सकते हो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, किसी को याद है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिस्कशन किए थे। लगातार अगर 3 डबल बॉन्ड है तो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? जल्दी से टाइप करो तो तुम लोग, किसी को याद है प्लेनर की नॉन प्लेनर? किसी को याद नहीं है ना? तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ता नहीं है, ये हमको समझ में आ जाता है। अभी तुम लोग क्लास में रहते, समझे, तब तुम लोग को पता चलता है। अभी तुम लोग बहुत अच्छे से बैठे हुए हो तो इसीलिए, ठीक है। आदित्य कुमार बोल रहे हो प्लेनर है, हाँ। अभी तुम लोग नोटबुक थोड़ा पलटे होगे तो दिखाई दिया होगा कि प्लेनर है, नहीं? तो ये हम लोगों का मॉलिक्यूल प्लेनर है अगर लगातार ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो। अगर लगातार ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो तो प्लेनर होता है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कंटिन्यूअस, है ना? कंटिन्यूअस जो है, अगर ऑड नंबर ऑफ, नो सर याद था, अच्छा बहुत बढ़िया। तो टाइप करने में थोड़ा तुम लेट कर दे रहे हो, ठीक है। इसको, है ना, ये क्यूमुलेटेड एल्कीन है ना, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं, क्यूमुलेटेड एल्कीन, है ना, क्यूमुलेटेड एल्कीन, ठीक है, विथ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्यूमुलेटेड का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हम लोगों का, ठीक है, प्लेनर, प्लेनर होता है। इवन नंबर होता एलीन, याद करो नॉन प्लेनर। इसीलिए एक बार हम तुमको फिर से समझा दे रहे हैं ना, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। याद करो ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, पर दोनों अलग अलग प्लेन में है। हालांकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना। तो ये नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर, ठीक है। क्यूमुलेटेड का मतलब होता है लगातार डबल बॉन्ड्स हो। यानी अगर मेरे पास क्यूमुलेटेड एल्कीन विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो अगर, तो वो नॉन प्लेनर होगा। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर हो तो वो नॉन, ठीक है, प्लेनर होगा। तो इसका पहले हम एक पिक ले लेते हैं। देखो आज कुछ बहुत ही अच्छा हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही तुम्हारा थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है।
तो कितना पॉइंट्स देखे थे हम लोग? सी। अब देखो, तो मॉलिक्यूल में तो समझे, ठीक है। डी, मॉलिक्यूल में ही याद करो, यहां पर N और यहां पर H है। बताए थे कुछ, तुम लोग को याद होगा, इसका नाम पाइरोल है। हाँ आदित्य, अभी हम बहुत सारा बात बताए हैं, तुम देख लेना, ठीक है। तो तुम्हारे आने से पहले थोड़ा डिस्कशन हुआ था, तो तुम देख लेना बाद में, ठीक है। ये यहां पर याद करो, इस नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है ना। तो कायदे से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, लेकिन हम तुमको बताए थे रेजोनेंस के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या था? ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। ये हमेशा याद रखना, इसमें रेजोनेंस के कारण हो जाता है, और यही काम यहां पर भी होता था, याद करो। फ्यूरान, इसको हम लोग पाइरोल बोलते हैं, पाइरोल बोलते हैं, एकदम याद रखना, बहुत बार पूछे आएगा काम। इसको फ्यूरान बोलते हैं। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का sp2 था, ठीक है। और यहां पर भी रीजन होगा कि हम लोगों का ड्यू टू जो है वो रेजोनेंस जो है, ड्यू टू रेजोनेंस जो है वो हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो, हम तुमको बता रहे थे कंपाउंड्स कंटेनिंग, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो सब में नो पाई बॉन्ड वाला काम कर लेंगे। लेकिन जब ये 5 मेंबर्ड का रिंग आएगा, है ना, और जिसमें 2 डबल बॉन्ड होगा और बीच वाले पे कम से कम अगर एक लोन पेयर होगा, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस जो है वो sp3 ना होकर sp2 हो जाता है। मॉलिक्यूल में तुमको यही दिक्कत करेगा। और याद करो, इसको जो हम लोग कहते हैं ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मतलब मॉलिक्यूल है, लेकिन याद करो ये हाईली अनस्टेबल था। हम तुमको बताए थे बेंजाइन के बारे में, ये हाईली अनस्टेबल था, इसका नाम जो है बेंजाइन था, बेंजाइन, है ना, हाईली अनस्टेबल। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। और हम तुमको बताए थे स्टिल इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि हम तुमको बताए थे यहां पर एक बात कि अप टू 6 मेंबर्ड, है ना, 7 में भी होता है, लेकिन उतना हमको काम ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अप टू 6 मेंबर्ड रिंग, नो एटम, ठीक है, नो एटम कैन बी, नो एटम कैन बी sp हाइब्रिडाइज्ड। अप टू 6 मेंबर्ड रिंग कोई भी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तब वो लीनियर हो जाएगा, क्योंकि याद करो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 2 ऑर्बिटल 180 डिग्री पे रहेगा, तो 4 एटम तो एक लाइन में ही आ जाएगा, तो बाकी 2 एटम से हम 6 मेंबर्ड का रिंग नहीं बना सकते। एकदम ये बात एकदम क्लियरली होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में तुमको यही दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी किसी भी मॉलिक्यूल में हम तुमको लिख दें, ठीक है। बाकी जब भी ये खाली 5 मेंबर्ड का रिंग आएगा तो सचेत हो जाना। बाकी अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आराम से बता देना कि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक पाई बॉन्ड है sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है। मॉलिक्यूल में बस इसी में तुमको दिक्कत है, और वो भी दिक्कत इसलिए है क्योंकि रेजोनेंस है हम लोगों के पास। अब रेजोनेंस जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए था। अब देखो, अब हम लोग कुछ आयंस, ऑर्गेनिक में जो हम लोग आयंस पढ़ेंगे उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर ले, है ना, जो हम तुमको अभी बताए हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता था निकालने के लिए, तो याद करो फॉर आयंस के लिए हम लोग अगर बात करें, जैसे CH3+, याद करो इसी को बोलते हैं, अगर कार्बन पर प्लस हो, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। कार्बन पर अगर प्लस है तो ये इंटरमीडिएट होता है, स्टेबल तो नहीं है, तो ये रिएक्शन के बीच में बनेगा। तो अगर किसी कार्बन पर तुम प्लस देख रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
तो तुम समझो कि वो ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, वो रिएक्शन के बीच में बना है और वो हाईली अभी अनस्टेबल है। ठीक है, तो हम तुमको बताए थे कि अगर तुम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल के चलोगे तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है, इसीलिए यहां पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर आयंस के जगह सबसे बढ़िया है, पहले अभी हम लोग आयंस के जगह लिख देते हैं फॉर कार्बोकटायंस, फॉर कार्बोकटायंस, जिसमें कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर कार्बोकटायंस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हो गया। और याद करो हम इसका स्ट्रक्चर तुमको बताए थे कि तीनों हाइड्रोजन जो है वो एक प्लेन में होगा, है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुमको बता रहे हैं। ठीक है, ये एक बार बताए हैं, लेकिन अब इससे थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में होगा और ये जो हमारे पास होगा ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, याद रखना ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों हुआ। अगर हम तुमसे पूछे sp3 क्यों नहीं हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों नहीं हुआ, तो देखो बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो तरीका है ना। अगर sp2 देखोगे तो अभी देखो बॉन्ड पेयर में एंगल 120 डिग्री है, लोन पेयर तो है यहां नहीं। अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता तो बताओ तो बॉन्ड एंगल कितना होता। अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता तो बॉन्ड एंगल कितना होता बताओ। चलो हम ही बता देते हैं, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता। और तो और अभी बॉन्ड पेयर में कितना एंगल है, 120 डिग्री है। अगर ये sp2 होता तो बॉन्ड पेयर में एंगल 120 डिग्री है, sp3 होता तो 109.5 डिग्री है। तो बताओ किसमें सेपरेशन ज्यादा हो गया, 120 में कि 109 में। बॉन्ड पेयर रिपल्सन किसमें सबसे ज्यादा कम हो गया, 120 में। बहुत बढ़िया, इसीलिए कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। ये समझने वाला बात हुआ, है ना। पहले हम तुमको खाली बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकाल के बताए थे, समझ गए। तो ये इसलिए sp2 है क्योंकि यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम कर दिया। अगर sp3 होता तो 109.5 डिग्री होता, तो वहां रिपल्सन ज्यादा होता, समझ गए। बहुत बढ़िया, CH3 प्लस। अब एक बात बताओ, अगर हम तुमसे बोलते यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर प्लस, याद करो हम लोग डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर मानते हैं। तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर हुआ, ठीक है। एक इधर डबल बॉन्ड और एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी ये कार्बन 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका बॉन्ड पेयर 2 हो गया और लोन पेयर 0 हो गया। तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हो गया, sp हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। हाँ, अब एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, इसका मतलब इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। तो देखो एक हाइब्रिड यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक हाइब्रिड हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और अब देखो इसके पास 2 p ऑर्बिटल है, जिसमें से एक में एक इलेक्ट्रॉन है और एक खाली है, क्योंकि वहां पे प्लस चार्ज दिख रहा है। याद करो कार्बन का होता है एक्साइटेड स्टेट में 2s1 और 2p3 होता है ना, एक्साइटेड स्टेट में 2p3। तो अब अगर कार्बन पर प्लस लाए हो तो एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो हट गया यहां से। और अब तुम इसका कर दिए sp हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो तुम्हारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा और 2 प्योर p ऑर्बिटल। 2 प्योर p ऑर्बिटल में एक में इलेक्ट्रॉन है और एक में खाली है। तो यहां पर ध्यान से देखो, 2 हाइब्रिड, एक यहां सिग्मा बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना। ये जो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहां पर पाई बॉन्ड बनाया। बात समझ में आ रहा है। और ये जो ऑर्बिटल यहां पर हम लोगों का, ठीक है, जो खाली है, ये कौन सा ऑर्बिटल खाली है बताओ। हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है कि प्योर p ऑर्बिटल खाली है, कौन सा ऑर्बिटल खाली है बताओ। हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट खाली है। यहां पर जो वैकेंट है वो हमारा पी ऑर्बिटल वैकेंट है, पी ऑर्बिटल यहां पर वैकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी सब से लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं रहे कि बॉन्डिंग कैसे हो रहा है इसमें, खाली हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिए। समझना है, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक यहां सिग्मा बॉन्ड, यहां एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना रहा है p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक जो खाली है वो यहां पर वैकेंट दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बता सकते हो, अगर हम यहां पर C लिखे, HC ट्रिपल बॉन्ड C पर प्लस, अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो एक से तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि कार्बन का मिनिमम हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp होता है। यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का sp होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर एक है, लोन पेयर 0 है, तो टोटल आया एक से कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, तो कम से कम उसको sp करना पड़ेगा। और sp का मतलब क्या हो गया बताओ? sp का मतलब हो गया दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और दो प्योर p ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखो, एक हाइब्रिड यहां सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो दो प्योर p ऑर्बिटल है ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, हम तुमको बताए हैं, ठीक है। तो तुम लोग में से कोई बता सकता है इस कार्बन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है कि p ऑर्बिटल वैकेंट है? बहुत बढ़िया दिव्यांश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं आयुष, प्योर p नहीं है बाबू, क्योंकि ये दो पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो पाई बॉन्ड तो p ऑर्बिटल ही बनाता है, तो दोनों p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल और दो प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल को पहले पाई बॉन्ड में खर्चा कर लिए। यानी तुम समझो इसमें क्या हो रहा है, 2s में एक है ना, और 2p में 3 ऑर्बिटल है, तो सोचो एक्चुअल में ये और ये मिक्स हुआ, दो हाइब्रिड बना, और दोनों हाइब्रिड में से है ना एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और एक में वैकेंट रह गया। यानी यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो सब लोग यस टाइप करोगे, p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में खर्च हो गया, तो जो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बाद में यही सब काम आएगा। तो बोलोगे कि हाँ सर समझ में नहीं आया, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ वैकेंट जो ऑर्बिटल है वो sp ऑर्बिटल हो गया वैकेंट, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और पहले लिख देते, नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है ये हमारा sp ऑर्बिटल है वैकेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी, दिमाग लगा के बताना, अभी ये बेंजीन है, अभी ये बेंजीन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है ना, हम तुमको बताए थे। ये बेंजीन है C6H6, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां प्लस चार्ज बैठा दिए, इसका मतलब बताओ तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? टाइप करो, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है जिसपे हम प्लस चार्ज दिखा रहे हैं? प्लस चार्ज 0। बहुत बढ़िया सृष्टि, आयुष, एलिना, ईशान, बहुत बढ़िया, 0 हाइड्रोजन है। क्योंकि अगर किसी कार्बन पर प्लस चार्ज आया है यानी वो अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो उसके पास 3 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड यहां दिख रहा है, एक बॉन्ड यहां दिख रहा है, यानी इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ, जो हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है? क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है? बताओ, sp3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो क्या sp3 हो सकता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन?
नहीं नहीं सृष्टि, sp3 नहीं होगा बाबू, क्योंकि अगर वो पाई बॉन्ड बना रहा है तो जरूर कम से कम एक p ऑर्बिटल उसको रखेगा। इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब बताओ क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है? sp, ये 6 मेंबर्ड का रिंग है, क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है? बताओ, यस कि नो, यस कि नो? sp नहीं, sp नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम तुमको लिख के दिए हैं यहां पर, देखो, अप टू 6 मेंबर्ड रिंग नो एटम कैन बी sp हाइब्रिडाइज्ड। अप टू 6 मेंबर्ड रिंग में कोई भी एटम sp हाइब्रिडाइज नहीं होगा। हाँ दिव्यांश, वेरी गुड। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp नहीं होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है। तो बच गया सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटी है बाबू sp2 का, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यानी अगर 6 मेंबर्ड रिंग हो और इस पर प्लस हो, माइनस हो, डॉट हो, कुछ भी हो 6 मेंबर्ड रिंग में, अगर ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही हो सकता है, sp3 नहीं हो सकता है, और sp का तो कोई चांस ही नहीं है, नहीं तो लीनियर हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार इस बात पर तुमको हम फोकस कर रहे हैं, इस बात को समझोगे। अब तुम बता सकते हो इस कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक प्योर p ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक प्योर p ऑर्बिटल है। प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पहले चला गया, यानी इस कार्बन के पास बचा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक यहां सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक यहां सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इधर, और एक ऑर्बिटल हाइब्रिड इसके पास बच गया। अब हम तुमसे बताओ इसके पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट, इसके पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया सृष्टि, बहुत बढ़िया ईशान, आयुष, वेरी गुड। ये जो है बाबू, ये क्या है? हाइब्रिड। यहां पर जो वैकेंट जो है वो sp2 ऑर्बिटल यहां पर वैकेंट है। ये सब हम तुमको बार बार समझा रहे हैं, है ना? देखो, हमसे हमसे जो लोग ऑर्गेनिक पढ़ता है, समझो मेरी बात, हमसे जो लोग ऑर्गेनिक पढ़ता है, या तो उसका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होता है और या तो उसका ऑर्गेनिक बहुत खराब होता है। बहुत अच्छा वो होता है जो शुरू से क्लास करता है और मेरा एक एक बात फॉलो करता है। अगर शुरू से मेरा बात नहीं सुनोगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सब कुछ शुरुआत में ही पढ़ाते हैं, समझे मेरी बात? इसीलिए हमेशा ध्यान देना, जो हम ये समझा रहे हैं इस पे बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधारित है, बेस है। यही जिसको तुम लोग नहीं बोलते हो, बहुत लोग बोलता है बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, यही बेसिक है, समझे? तो इसीलिए याद रखोगे फॉर कार्बोकटायंस, ठीक है? तो कार्बोकटायंस क्या होगा? कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 sp sp sp2, ठीक है? अब यही चीज हम तुमसे अगर पूछें फॉर कार्बेनियंस, फॉर कार्बेनियंस, फॉर कार्बेनियंस, कार्बेनियंस का मतलब क्या होता है? कार्बेनियंस का मतलब होता है, कार्बोकटायन का मतलब क्या हुआ? कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ा और उसका इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेके चला गया, तो प्लस चार्ज आ गया उस पे। कार्बेनियंस का मतलब होता है कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ गया है, यानी वो अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया और उसका दोनों इलेक्ट्रॉन खुद रख लिया और दूसरे वाले को बोला कि तुम जाओ इधर से, ठीक है? तो कार्बेनियंस का मतलब हो गया कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्ज, और ये तब होगा, है ना? निगेटिव चार्ज का मतलब ही होगा कि उसके पास एक लोन पेयर है, पर हम ये लोन पेयर बार बार नहीं दिखाएंगे। अगर किसी कार्बन पर हम माइनस दे दिए तो तुम समझोगे कि उसके पास एक लोन पेयर है, हम पहले ही इसीलिए इस बात को समझा दे रहे हैं। तो इस कार्बन का अगर तुम बॉन्ड पेयर गिनोगे तो 3 होगा और लोन पेयर गिनोगे तो 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो टोटल 4 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 का मतलब होगा
कि इस कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऐसे, एक यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और एक यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये जो लोन पेयर है ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। हाँ बहुत बढ़िया, लोन पेयर जो है वो sp3 ऑर्बिटल में है। अब एक बात हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं, एक बात तुम लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता तो क्या प्रॉब्लम होता? तो अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता तो 3 बॉन्ड पेयर होता और एक लोन पेयर है, तो 3 जो है बॉन्ड पेयर 120 डिग्री पे होता, और जो लोन पेयर होता वो p ऑर्बिटल में लोन पेयर होता, और वो लोन पेयर तीनों बॉन्ड पेयर के साथ बताओ कितना एंगल बना रहा होता? अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता तो 3 बॉन्ड पेयर बनता 120 डिग्री पे रहता, हाँ, और एक लोन पेयर रहता प्योर p ऑर्बिटल में। बहुत बढ़िया सृष्टि तविसी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम लोग दिल खुश कर दिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता तो लोन पेयर 90 डिग्री बनाता, और लोन पेयर ज्यादा खतरनाक होता है रिपल्सन के लिए, पढ़ चुके हो। इसीलिए अभी देखोगे तो ये लोन पेयर 109 के करीब एंगल बना रहा है बॉन्ड पेयर के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, और इसीलिए ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बेचारा, देखो नियम कानून तो अलग बात है, वो अपना पहले स्टेबिलिटी देखेगा, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, sp2 नहीं होता है। कोई तुमको जानते हो केमिस्ट्री में, इसीलिए लोगों को ना दूसरे लोगों को बेवकूफ बना देगा, पूछेगा कि बताओ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो लोग क्या कहेगा, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, सवाल तो तुम बना लोगे, लेकिन जहां एक बात पूछ दिया sp2 काहे नहीं है, तो वहां पे सब लोग मुंह बा देता है। समझ गए मेरी बात? तो एक होता है केमिस्ट्री रटना और एक होता है केमिस्ट्री समझना। तो हर किताब में देखोगे sp3 लिखा रहेगा, sp2 लिखा रहेगा, क्यों हो रहा है भाई? आखिर सब रीजन तो स्टेबिलिटी ही है ना, केमिस्ट्री में जो हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो सीधा सा बात कोई पूछे भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तो तुम एकदम आराम से एक बॉल फेंक दो, बोलो कि देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी से वो ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी तो दो ही चीज से रिलेटेड है, या तो अट्रैक्शन से या नहीं तो रिपल्सन से। बस दिखा दो कि कहीं ना कहीं कोई रिपल्सन हो गया और कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन हो गया। समझोगे तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, और नहीं समझोगे तो लोग कहता है कि केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, है ना, तो वो अलग बात है। तो यहां पर sp3 हो गया। देखोगे जब भी हम लोग फेसबुक पर हम देखते हैं, फेसबुक बहुत देखते हैं लोगों का, तो हमेशा आते रहता है कि आई हेट केमिस्ट्री, हमको केमिस्ट्री एकदम नहीं समझ में आया, केमिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है। एगो लड़का लिखता है सर केमिस्ट्री हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नंबर हमको केमिस्ट्री में ही आता है। ये भी एगो बड़ा अजब बात है। ठीक है, तुम लोगों को एक बागबान का, हाँ, एक बागबान बागबान का तुमको कहानी, हम लोग का कुछ फेवरेट जोक होता है हर टीचर का। तो तुम देखोगे बागबान में अमिताभ बच्चन का 4 गो बेटा था, ठीक है, एक सलमान खान उसको कहीं से ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया था, तो वो 4 गो को एकदम पाल पोस के एकदम बड़ा किया, ठीक है। पर वक्त जब आया, जब अमिताभ बच्चन बूढ़ा हुआ, तो चारों बेटा उसको घर से निकाल दिया, बोला कि भैया आधा आधा, कभी तुम मेरे पास रहो कभी तुम मेरे पास रहो, ठीक है। तो वक्त पड़ने पे काम कौन आया? तो वक्त पड़ने पे काम जो आया वो सलमान खान आया, जो उसका अपना बच्चा नहीं था, जिसपे वो उतना ध्यान नहीं दिया था जितना अपने बच्चे पे दिया था, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। तो तुम समझ गए होगे कि हम लोग जेई पढ़ते हो या नीट उट में पढ़ोगे तो फिजिक्स विजिक्स पे हम लोग खूब ध्यान देते हैं, दम पाल पोस के उसको रखते हैं, दिन में 4-4 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब वक्त आता है तब जानते ही हो कि कौन काम देता है, समझे? तो केमिस्ट्री जो है वो सलमान खान है, बाकी सब पढ़ो, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है।
कभी हम नहीं कहते हैं फिजिक्स खराब है, मैथ्स, हम कहते हैं फिजिक्स 4 घंटा पढ़ो, मैथ 4 घंटा पढ़ो, पर केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ो, काफी है। पर वो भी कम से कम 2 घंटा पढ़ना है, समझे। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि तुम लोग अगर फिजिक्स अभी पढ़ रहे होगे, और जो लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, तुम देखे होगे न्यूटन्स लॉ में कभी एगो पुली है, एक पुली पे एक पुली और लगा दिया, 2 गो बंदर को भी बैठा दिया, ठीक है। लेकिन समझ रहे बात। तो फिजिक्स में क्या है कि इधर से उधर सवाल को घुमा देता है। केमिस्ट्री में तुम 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होगे तो C+O2CO2 ही होता है, और MSc में भी पढ़ोगे तो C+O2CO2 ही होगा। पर तुम अभी फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें एयर नहीं है, और जब BSc MSc में पहुंचोगे तो एयर आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा फिजिक्स ही चेंज हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री बेचारा सीधा साधा है, वो कहता है कि हम तुमको शुरुआत से मेरा रंग यही है ना। लेकिन फिजिक्स क्या है कि पहले तुमको अपने पास बुलाएगा और फिर उस अपना रंग दिखाएगा, समझ गए। तो सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा, हम किसी का नहीं कहते हैं, क्योंकि खाली केमिस्ट्री से कुछ नहीं होने वाला है, सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, पर केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, समझे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये CH3- है, ठीक है। अब तुम लोग देख रहे हो जैसे जैसे कोचिंग खुलने का बारी आ गया, हम लोगों के आवाज के टोन में एकदम कितना एनर्जी तुमको फील आ रहा होगा। नहीं, पहले उतना एनर्जी नहीं लग रहा होगा, क्या बोलते हो? हाँ, चलो तो तुम लोग भी कुछ एनर्जेटिक फील कर रहे हो? हाँ, तुम लोग भी कुछ एनर्जेटिक फील कर रहे हो कि ऐसे ही ठीक हो? पहले से कुछ अच्छा फील कर रहे हो? अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो CH3-, अब तुम यहां पे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और माइनस। अब उसी तरह इस कार्बन के पास आओ, तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल को हमेशा पहले पाई बॉन्ड में डाल दो, तो प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में चला गया। एक हाइब्रिड यहां सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक हाइब्रिड हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो बताओ, तो लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? चलो टाइप करो, लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? हाइब्रिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम लोग जितना लोग लाइव में आते हो, बहुत बढ़िया, तुम लोगों का इतना अच्छा अप्रोच है, बहुत बढ़िया। जब तुम लोग ऑनलाइन इतना बढ़िया सीखते हो, बहुत बहुत बढ़िया। तो यहां पर लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, लोन पेयर जो है वो sp2 ऑर्बिटल में हो गया, बहुत बढ़िया, sp2 ऑर्बिटल में है ना, ठीक है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। C में बताओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-। याद करो, एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है इस कार्बन के पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। और ध्यान से देखोगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 2 प्योर p ऑर्बिटल है। दोनों p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों हाइब्रिड, दोनों प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लिया। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब बताओ, तो जो इस कार्बन के पास वैकेंट है वो कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है बताओ? लोन पेयर, हाँ सॉरी, लोन पेयर इन हाइब्रिड। बहुत बढ़िया आयुष, लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बहुत बढ़िया। लोन पेयर जो है वो sp2 ऑर्बिटल में है। देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया तो रेजोनेंस समझ में आएगा, और रेजोनेंस समझ में आ गया तो फिर ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, तुम हमको बताना। डी, उसी तरह ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग,
सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग है और इस कार्बन पर हम लोग रखे हुए हैं माइनस चार्ज। अब तुमको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, याद करो इस सवाल को, क्या बताए थे? क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है? sp3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना रहा होगा। बताओ सृष्टि, सोचो बाबू, पाई बॉन्ड बना रहा है तो क्या sp3 होगा? sp3 नहीं होगा, है ना? sp भी नहीं होगा तो sp2 होगा। हाँ, वेरी गुड। तो हम तुम लोग को बताए थे ना कि जब भी 6 मेंबर्ड रिंग हो, चाहे इस पर माइनस हो प्लस हो, ये लीनियर तो हो नहीं सकता है। sp3 भी नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ध्यान से देखो, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में खर्च हो गया। तो बताओ लोन पेयर यहां किस ऑर्बिटल में है? लोन पेयर यहां किस ऑर्बिटल में है? यह याद रखना, आगे काम आएगा। एक पूरा चैप्टर इस पर है बाबू, एक पूरा चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसी पर है। इसीलिए याद रखना कि यहां जो लोन पेयर है वो हम लोगों का sp2 ऑर्बिटल में है। लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है। अभी बताओ तो कहां कहां रेजोनेंस, कहां कहां हम लोग ऑर्गेनिक में फेल हुआ है, यानी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया है? यहां पर आया है और यहां पर आया है, बाकी कहीं भी कोई चीज फेल नहीं किया है। एक 5 मेंबर्ड का रिंग आया है, बस यही ना आया है। और अब एक और जगह बता रहे हैं और इसको एकदम याद रखना है। देखो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फेल हो रहा है। अगर कभी भी अगर कभी भी किसी कार्बन पर माइनस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो अगर किसी कार्बन पर, याद रखना इसको, अगर किसी कार्बन पर माइनस चार्ज हो और उसके बगल वाले एटम के पास पाई बॉन्ड हो, कार्बन पर माइनस चार्ज है और बगल वाले एटम पर पाई बॉन्ड है, तो गिनोगे तो इसका बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा, यानी यहां पर फेल हो गया। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन तुम निकालो और वो फेल हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो याद करो, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, बताए थे, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है। और अगर ये अपना लोन पेयर p ऑर्बिटल में रखेगा तो तीनों p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देगा। याद आ रहा है? कुछ ऐसा बताए थे कि रेजोनेंस में 2 से ज्यादा p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है। वेरी गुड। तो यहां पर फेल हो गया, तो यहां पर जो है लोन पेयर, जो इस केस में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर हम लोगों का p ऑर्बिटल में है। ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में है। तो देखो, जब भी तुम बोलोगे ना किसी को कि हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी किसी से पूछोगे कि वो बताओगे कि भाई हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए हैं, तो जानते हो क्या करेगा? तुमको ये सवाल देगा 5 मेंबर्ड वाला रिंग में, क्योंकि उसको पता है कि लड़का गिनेगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो गिनोगे तो तुमको 4 आ जाएगा, तुम बता दोगे sp3, तो तुमको बेवकूफ बनाएगा, बोलेगा अरे इसका तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक तुमको ये पूछ के बेवकूफ बनाएगा, दूसरा बेवकूफ बनाएगा बेंजाइन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिसको नहीं पता है वो ट्रिपल बॉन्ड देख के इसको बोल देगा sp और sp, तो बताएगा अरे इसमें sp नहीं है, sp2 होता है। sp इसलिए नहीं क्योंकि लीनियर हो जाएगा। तो एक तुमसे ये पूछ के बेवकूफ बनाएगा, एक तुमसे ये पूछ के बेवकूफ बनाएगा, 2 जगह। और एक तीसरा बेवकूफ, हाँ, फंसाने के लिए ऐसा करेगा, हाँ, और तीसरा, और नहीं तो तुम उसको फंसाने के लिए ऐसा करो। समझ गए? वो ज्यादा अगर तेज बन रहा है तो तुम इसको बता दो, एक ये वाला पूछो और एक ये वाला, इसमें भी बॉन्ड पेयर गिनोगे, लोन पेयर गिनोगे तो 4 आएगा, तो कह देगा कि sp3 होता है, लेकिन ये है sp2 क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है? तो ये जो चीज है ये हम लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बेनियन में हाइब्रिडाइजेशन और कार्बोकटायन में हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? होपफुली तुम लोगों को इतना बात तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक?
आज का क्लास तुमको बहुत बढ़िया लगेगा अगर तुम अच्छा चीज सीखना चाहते हो, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे हम लोग तुम लोग कभी मेरा बड़ाई नहीं करते हो। तुम लोग अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, बताओ तो। बड़ाई करो तब तो समझ में आए। अच्छा पढ़ाते हैं, यस नो थोड़ा सा कभी बोलो तब तो। है कि नहीं बात। तुम लोग नहीं करते हो, अपना बड़ाई खुद करना पड़ता है यार हम लोगों को। है कि नहीं बात। अच्छा, अरे ऐसा नहीं है। आज देखो, इससे भी बड़ा बेवकूफी क्या होगा मतलब। अच्छा ठीक है चलो। देखो यहाँ पे, अगर मान लो कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स को दे दो तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा। अगर दोनों तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे दो तो कार्बन पर माइनस आ जाएगा। तो देखो, जब बॉन्ड ऐसे टूटता है कि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एटम ले लेता है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या हेट्रोलाइटिक, है ना, ब्रेकिंग, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड टूटा और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लिया। तो अगर कार्बन ले लिया तो माइनस, अगर कार्बन दे दिया तो प्लस। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई बॉन्ड ऐसे टूटा कि दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया और एक्स पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल कब बनता है, जब कोई बॉन्ड होमोलाइटिक टूटता है, होमोलाइटिक डिसोसिएशन अगर होता है और सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ोगे तो दो ही तरीका है, या तो बॉन्ड होमोलाइटिक टूटेगा और या तो बॉन्ड हेट्रोलाइटिक टूटेगा। अगर बॉन्ड हेट्रोलाइटिक टूटा तो कार्बोकटायन या तो कार्बेनियन बनेगा, और अगर बॉन्ड होमोलाइटिक टूटा तो हम लोगों का फ्री रेडिकल बनेगा। इसीलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल ऐसा होगा कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो फॉर फ्री रेडिकल्स अगर हम लोग देखें, फॉर फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायन समझ में आ गया, कार्बेनियन समझ में आ गया। अब देखो, अब फ्री रेडिकल्स में CH3 हो गया और ये डॉट हो गया। ये डॉट का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया जो बॉन्ड के टूटने से इसके पास आया है। बात समझे। चलो अब देखो, अब अगर गिनोगे तो इसमें 3 कार्बन है, 3 बॉन्ड है और आधा लोन पेयर है। 3 बॉन्ड और हाफ लोन पेयर। तो एक बार दिमाग में आएगा कि अरे भाई 3 बॉन्ड और हाफ लोन पेयर है तो sp3 तो नहीं होगा। एक बार दिमाग में आएगा कि भाई कहीं sp2 तो नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन सपोज करो, अभी लिखना नहीं, sp3 अगर होता है तो क्या होता। तो sp3 होता, तो याद करो इसके पास लोन पेयर नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बताओ ज्यादा ज्यादा खतरनाक कौन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के कारण कौन ज्यादा रिपल्सन कर रहा है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहां दो दो इलेक्ट्रॉन का है। और अगर ये sp2 होता तो ध्यान से देखो, बॉन्ड पेयर में 120 बनता है कि नहीं बात। तो अब तुमसे हम पूछते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया जाए कि sp2 किया जाए, बताओ किसको, किसमें इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। sp2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तवीसी, सृष्टि, आयुष, दिव्यांश, एलिना, सामिनी,
आद्या और कोई लिख रहा है? बाकी लोग 13 लोग अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुम समझ गए कि अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताया जाए हमको, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। तो sp2 का मतलब हो गया कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और तीनों एक प्लेन में है, तीनों एक प्लेन में है, और एक जो प्योर p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल है। बताओ, ठीक है। तो CH3 डॉट में इस कार यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखो, अब जब तुम बोलोगे कि भाई हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए, तो वो आदमी तुमको एक ये सवाल देगा, CF3 इसमें डॉट देगा, CF3 और डॉट, ठीक है। तो यहां हाइड्रोजन के जगह फ्लोरीन हो जाएगा। तो हम लोग सोचेंगे कि अरे यार फिर ये sp2 हो गया, इस बार इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो तुम्हारा माथा गर्म हो जाएगा कि क्या सर, कभी sp2 बोल देते हैं और कभी sp3 बोल देते हैं। तो देखो, कोई बात नहीं है, तुम समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। याद करो, तुम एक पढ़े थे बेंड्स रूल। बेंड्स रूल क्या बताया था कि जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, वहां कौन सा कैरेक्टर ज्यादा डेवलप करता है? बताओ, वहां कौन सा कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होता है जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? एस कैरेक्टर की पी कैरेक्टर? बहुत बढ़िया सृष्टि, पी कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब तुम समझो, ये जो CF3 डॉट है, इसमें यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है और यहां फ्लोरीन है, ठीक है। तो तुम देखो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन में यहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया तीनों फ्लोरीन में। तो जब पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो इस वाला ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर था, याद करो इसमें कौन ज्यादा हो जाएगा? जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन के कारण यह पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया। तो जब यहां पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए? अगर एक जगह पी कैरेक्टर बढ़ गया, तो एक जगह एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। यानी तुम यहां पर सोचो, हाँ, तो यहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण, अगर देखो, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता, कहने का सेंस देखो, अगर ये sp2 होता तो p कैरेक्टर सब में 66.6 होता, और sp3 हो गया तो p कैरेक्टर हम लोगों का बढ़ गया। तो एक्चुअल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो हम लोगों का p कैरेक्टर यहां बढ़ाने के लिए, हम लोगों का इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, वो हम लोगों का sp3 हो गया, क्योंकि यहां मोर p कैरेक्टर आ गया। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वहां पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो इस बॉन्ड में पी कैरेक्टर कम हो जाता अगर sp2 होता। हाँ देखो, बेंड्स रूल, दिव्यांश, इसको ऐसे समझो, बेंड्स रूल बोलता है कि जहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, वहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते, तो फ्लोरीन में जो बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन कार्बन के साथ, उसमें 66.6% पी कैरेक्टर होता। अगर sp3 हो गया, तो उसमें 75% पी कैरेक्टर हो गया, तो पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया ना। इसीलिए CF3 डॉट में कार्बन जो सोच रहा है कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमसे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहां फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, क्योंकि इस बॉन्ड में मोर p कैरेक्टर आना चाहिए, मोर p कैरेक्टर आना चाहिए, मोर p कैरेक्टर।
होपफुली। तो ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत लोग पूछता है इसमें, फ्री रेडिकल, फॉर फ्री रेडिकल्स। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे फॉर कार्बीन्स। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन, ठीक है, ये फॉर फ्री रेडिकल, ऐसा मैं समझना कि फॉर कार्बीन, कार्बीन क्या होता है? तो कार्बीन को जो है, कार्बीन ऐसा स्पेसीज है, ये भी स्टेबल नहीं होता है, मतलब इंटरमीडिएट है, ठीक है। कार्बीन जो है वो ऐसा स्पेसीज है जिसमें कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है और दो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी स्पेसीज having two non-bonding electron on carbon atom। मतलब समझो कि ऐसे है CH2 और यहां दो इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहां पे कार्बन जो है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी ये स्टेबल नहीं है ना। तो ये जो कार्बीन है हम लोगों का CH2 है ना, इसके पास दो बॉन्ड है और दो, ठीक है, दो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो तुम देखोगे कि कार्बीन को कभी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, और तुम यहां पर कार्बीन भी दो प्रकार का हो जाता है, समझोगे। इसको हम लोग कार्बीन कह रहे हैं, कार्बीन। और ये कार्बीन हम लोगों का दो प्रकार का होता है, ठीक है। कार्बीन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बीन, एक होता है सिंगलेट कार्बीन, और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। तो ये जो है ये स्टेबल तो है नहीं, लेकिन ये दो रूप में पाया जाता है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। अब कहोगे भाई ये सिंगलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है, तो बताते हैं अभी। देखो सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है कि जो कार्बन होता है हम लोगों का वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो हाइड्रोजन हो गया, एक यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, उसी में लोन पेयर है। और ये जो है, ये जो p ऑर्बिटल, एक तरह से सोचो ये एक p ऑर्बिटल है जो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। मतलब सिंगलेट कार्बीन में क्या होगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगा। सिंगलेट कार्बीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो इसके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और यहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो तुम देखोगे कि वैकेंट हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। याद करो हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो याद करोगे तो एक टर्म होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफाइन किए थे 2 टाइम्स सिग्मा एस, जहां सिग्मा एस का मतलब हो जाता है सम ऑफ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस यहां पर 1 करते थे। तो तुम यहां पर देखो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, इसका मतलब है कि एक का स्पिन प्लस हाफ होगा और एक का स्पिन माइनस हाफ होगा। तो अगर टोटल स्पिन हम यहां पर बोलेंगे तो टोटल स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ मिलके यहां पर क्या हो गया, जीरो। तो यहां पर जीरो रखेंगे तो देखो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस 1 1 आएगा, इसीलिए इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। ये सिंगलेट कार्बिन हो गया। तो ये हम लोगों का सिंगलेट कार्बिन है, जहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। सर कार्बिन एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो कार्बिन जो है वो ऐसा इंटरमीडिएट होता है, यानी वो स्टेबल नहीं है, रिएक्शन के बीच में बनेगा। कार्बिन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो दो बॉन्ड बनाता है और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, यानी वो दो बॉन्ड एक तरह से सोचो तोड़ लिया
और दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास मान लो रख लिया, ऐसे सोचो। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना, ध्यान से देखो, समझो मेरी बात। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम तुमको समझा रहे हैं कि कार्बीन 2 तरीके से बन सकता है। बताओ कैसे? एक तरीका यह हुआ कि ये एक बॉन्ड तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन रखा, ये एक बॉन्ड तोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन रखा। तो बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होगा कि अलग अलग ऑर्बिटल में होगा? बताओ, सेम ऑर्बिटल में कि अलग अलग ऑर्बिटल में? अगर कार्बन दोनों बॉन्ड अलग अलग तोड़ा और एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सेम ऑर्बिटल की डिफरेंट डिफरेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अलग अलग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड तोड़ लिया और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, तो इस पर माइनस हो गया। और ये बॉन्ड तोड़ा और दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो इस पर आ गया प्लस। अब बताओ, माइनस प्लस खत्म हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में बचा? बताओ, दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? यस सर, सेम ऑर्बिटल, वेरी गुड। देखे मेरा दिमाग, जबरदस्त, समझ में आया? तो 2 तरीके से कार्बीन बन सकता है। वो क्या कर सकता है, दोनों ऑर्बिटल में से एक एक इलेक्ट्रॉन ले, या फिर एक ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके माइनस ले ले और दूसरे ऑर्बिटल का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। तो कार्बीन 2 तरीके का हो गया, जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में और जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होगा, उसी को बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों कैंसिल हो गया, तो टोटल स्पिन 0 हो गया। और उसी को 0 हो गया तो यहां लिख देंगे, तो 0 और +1 1 आएगा, इसीलिए इसका सिंगलेट कार्बीन नाम पड़ा। तो ये उस समय का केस है जब एक बॉन्ड से तोड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, और दूसरा बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो सिंगलेट कार्बीन बन गया। अब बताओ, समझ में आया मेरी बात? अब तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, सब अच्छा। अब बताओ ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होगा? बताओ, ट्रिपलेट कार्बीन में, ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जिसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और 2 प्योर p ऑर्बिटल होगा। एक अगर py होगा तो एक pz होगा, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और इसी को कहेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। तो ट्रिपलेट कार्बीन में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और सिंगलेट कार्बीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है? और एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका अगर स्पिन प्लस हाफ है तो इसका भी स्पिन प्लस हाफ होगा, तो प्लस हाफ और प्लस हाफ मिलकर कितना हो गया? 1 हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया, अब +1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रिपलेट कार्बीन। अब बताओ, क्लियर बात हो गया? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, तुम समझ गए? सिंगलेट कार्बीन बनेगा हेट्रोलाइटिक, है ना, डिसोसिएशन से, और ट्रिपलेट कार्बीन बनेगा होमोलाइटिक डिसोसिएशन से। एक एक करके तोड़ रहा है, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछें ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, क्या लगता है कौन ज्यादा स्टेबल है? किसमें रिपल्सन कम है? किसमें रिपल्सन कम है? बताओ। सिंगलेट में रिपल्सन कम है कि ट्रिपलेट में, जिसमें अलग अलग में है? हाँ, सिंगलेट, सिंगलेट में अलग अलग है नहीं, सिंगलेट में एक में है, ट्रिपलेट में अलग अलग ऑर्बिटल में है, ट्रिपलेट में अलग अलग ऑर्बिटल में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ईशान। तो समझो, अगर हम बोले स्टेबिलिटी,
अगर हम बोले स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी, तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर CH2 के लिए देखोगे तो ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी ज्यादा है, ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी ज्यादा है सिंगलेट से, क्योंकि यहां पर कम रिपल्सन होगा अलग अलग ऑर्बिटल में और यहां ज्यादा रिपल्सन होगा। जबकि अगर हम तुमको CF2 बोले, CF2, फिर से देखो, हाइड्रोजन हट के फ्लोरीन लग गया, दिमाग थोड़ा सा खराब होगा, है ना। और हम तुमको अगर एक बात बताएं कि CF2 में सिंगलेट का स्टेबिलिटी ज्यादा है ट्रिपलेट से, बोले थे ना आज का क्लास इतना इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बहुत कुछ ऐसा सीखोगे जो एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड का चीज है, ठीक है। अब देखो CF2 के लिए सिंगलेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद करो, अगर तुम एक कॉन्सेप्ट सीखे होगे बैक बॉन्डिंग, याद करो एक कॉन्सेप्ट अगर सीखे होगे बैक बॉन्डिंग, तो शायद तुमको कुछ याद आए बैक बॉन्डिंग, तो शायद तुमको कुछ याद आए, बताना। क्या लगता है बताओ, क्या लगता है CF2 में, CF2 में किस, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, याद करो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्या किसी में वैकेंट ऑर्बिटल है? अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो CF2 जो है वो अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डाल सकता है, और वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा तो उससे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। याद करो, ये चीज बताओ तो ये किसमें हो सकता है, बताओ ये चीज किसमें हो सकता है? बताओ ये चीज किसमें हो सकता है, सिंगलेट में कि ट्रिपलेट में, बताओ ये चीज किसमें हो सकता है, कौन किसको दे सकता है? बैक बॉन्डिंग किसमें हो सकता है बताओ, ये बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग किसमें बैक बॉन्डिंग हो सकता है, सिंगलेट में कि ट्रिपलेट में, बताओ। चलो टाइप करो तो हम समझे। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, अगर कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, उससे उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। तो किसमें यहां पर बैक बॉन्डिंग का चांस है, सिंगलेट कार्बीन में CF2 का कि ट्रिपलेट कार्बीन में? सिंगलेट, अच्छा तुम लोग बोल रहे हो सिंगलेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसीलिए देखो CF2 के केस में सिंगलेट ज्यादा स्टेबल हो गया बाबू, क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग हो गया, और यहां बैक बॉन्डिंग है नहीं CH2 में, तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि यहां लोन पेयर यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहां पर मैटर कर गया और यहां पर बैक बॉन्डिंग मैटर कर गया। तो CF2 जो है सिंगलेट ज्यादा स्टेबल हो गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्या जी, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया? बैक बॉन्डिंग पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, याद है? हाँ, तो ये सब जितना हम केस बताएं, देखो आज का जो क्लास है वो एकदम दिमाग में होना चाहिए और एकदम जबान पे होना चाहिए, कि कोई कहीं से भी पूछे कि सिंगलेट कार्बीन में क्या है, ट्रिपलेट कार्बीन में क्या है, फ्री रेडिकल में क्या है, CF3 में डॉट में क्या होता है, समझे? तो ये एकदम आज का जो क्लास है वो तुम लोगों को एकदम मुजवानी आना चाहिए, ठीक है।
देखो कार्बीन के बाद एक टर्म होता है नाइट्रीन, उसके हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, इसीलिए अभी हम लोग उस पर जा भी नहीं रहे और जरूरत भी नहीं है वो, ठीक है। तो हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में इतना बात याद रखना है, ठीक है। और एक चीज हम तुमको बता देते हैं, ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना, रेजोनेंस किसमें चेंज करता है हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना, यही चीज लोग भुला जाता है। रेजोनेंस, रेजोनेंस कैन चेंज, रेजोनेंस कैन चेंज हाइब्रिडाइजेशन, और सिर्फ दो ही केस में याद रखना, दो ही केस में, यही, बाकी और कहीं नहीं चेंज होगा। इसीलिए अपने दिमाग में एकदम बैठाओ कि अगर 5 मेंबर्ड का रिंग हो, बीच में लोन पेयर हो, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 के जगह sp2 होगा, और एक जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसके बगल वाले कार्बन पर अगर माइनस चार्ज हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। बस यही दो चीज में हम लोगों का जो रेजोनेंस है वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देगा। यानी एक 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन भी हो सकता है, अब हम नहीं लिख रहे हैं, एक 5 मेंबर के रिंग में और एक इसमें, यही दो जगह, बाकी और अगर कहीं रेजोनेंस हो भी रहा है तो नहीं चेंज करना है, ये बात को समझ में आ जाना चाहिए, यही दो जगह, समझे। रेजोनेंस कैन चेंज हाइब्रिडाइजेशन, जहां तुम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिनोगे और फेल हो जाएगा, बाकी हर जगह बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर गिन के तुम हाइब्रिडाइजेशन एकदम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी एक जगह अगर तुमको आएगा तो ये भी लिख लो, हालांकि इसमें रेजोनेंस नहीं है इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं, ये भी याद रखना, इसमें रेजोनेंस नहीं है ना, रेजोनेंस अलग चीज है पर इसका पॉइंट अलग है, ठीक है, इसलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग फटाफट बताते जाना। क्वेश्चन है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, और सब में बस बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिनोगे बता दोगे। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंडिकेटेड एटम। चलो ये तुम लोगों का टेस्ट हो गया, ठीक है। अभी पहला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बताओ इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये पाइरिडीन है मॉलिक्यूल, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ। sp3 है, sp2 है कि sp है, फटाफट देखते हैं कौन कौन तुम लोग में से बता पाएगा। sp3 sp2 sp, sp3 sp2 sp3, हाँ फिर ईशान सही बता रहा है। देखो जब भी कोई एटम पाई बॉन्ड बना लिया, देखो बार बार समझो, जब भी कोई एटम पाई बॉन्ड बना लिया तो sp3 तो होगा ही नहीं, और याद करो 6 मेंबर्ड के रिंग में sp नहीं हो सकता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगा। जब भी कोई एटम पाई बॉन्ड बना लिया तो sp3 कभी नहीं होगा, ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है, sp2 होगा। बता सकते हो यहां लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, यहां लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, बताओ यहां लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है। sp2 का मतलब हुआ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया, समझो p को हमेशा पाई बॉन्ड में बनाने में खर्चा हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में है, sp2 में, है ना। और आज एक लाइन हम लिख रहे हैं, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, याद रखना। रेजोनेंस में वही ऑर्बिटल भाग ले सकता है जिसका ऊपर का लोब और नीचे का लोब दोनों बराबर हो, तब ना ऐसे मिलेगा, बताओ। अगर हम यहां ऐसे लिख दें ऐसे लिख दें तो कैसे मिलेगा। तो लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो बताओ क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेगा।
अभी देखो, अभी जो बात तुम लोग बोल रहे हो ना, यही बात याद रखना। जो लोग 12th पास करता है ना, कहीं से कोटा उटा से कहीं से भी 12th पास करता है और मेरे पास आता है पढ़ने के लिए टारगेट बैच, उसको हम पहला सवाल यही देते हैं कि इसमें रेजोनेंस करो। अब वो क्या करता है, इस लोन पेयर को घुमाना शुरू कर देता है, जबकि उसको ये नहीं पता है कि ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो रेजोनेंस में नहीं भाग लेगा। ये लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में है तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। यही केमिस्ट्री है। बताओ, ये बात समझ में आया कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। इसीलिए अगर लोन पेयर, इसीलिए तुम समझोगे हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स समझो, डू नॉट पार्टिसिपेट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। तो ये यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, बी CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर है OH, ये है एसिटिक एसिड। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अभी तुम नहीं पढ़े हो तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, जब पढ़ लेते ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे यहां पर जब तुम देख रहे हो कि लोन पेयर के बगल वाले एटम पर पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, sp3 से sp2, लोन पेयर के बगल में पाई बॉन्ड। तो आधा लड़का को लगता है कि यहां भी तो लोन पेयर है और उसके बगल वाले एटम पर पाई बॉन्ड, तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाना चाहिए। तो हम तुमको बताए हैं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तभी चेंज होगा जब इस एटम पर निगेटिव चार्ज हो। लोन पेयर हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, अगर निगेटिव चार्ज है तभी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। क्या यहां ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है? बताओ, यहां पर निगेटिव चार्ज नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज करेंगे रेजोनेंस से। इसीलिए इसमें कहेंगे कि यहां दो, ये कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो एक बात याद रखना, अगर लोन पेयर के बगल वाले एटम पर पाई बॉन्ड है, आगे का क्लास में पढ़ाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन तभी चेंज होगा जिस एटम पे लोन पेयर है उस पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। ये अलग केस है, ये रेजोनेंस का केस है। एरोमेटिसिटी, अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो, अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो, हाइब्रिडाइजेशन तभी चेंज होगा जब माइनस होगा, माइनस नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज होगा। इसीलिए इसको बार बार समझा रहे हैं, ये सब हमेशा याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ दो जगह चेंज करेगा, एक 5 मेंबर्ड के रिंग में और एक जब कार्बन के ऊपर में या किसी एटम के ऊपर में निगेटिव हो, बस यही दो बात याद रखोगे, बाकी कहीं नहीं चेंज करोगे। क्लियर बात है? बाकी सब जगह बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल दोगे, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक ये था और ये एक था। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। देखो, ए CH3 और CH3, ये इथेन हो गया, इस बॉन्ड को तुम मान लो W। बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इस बॉन्ड को मान लो डबल बॉन्ड को X। C जो है वो हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको मान लो Y। और D हो गया बेंजीन, और इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको मान लो Z।
याद करो, सिंगल बॉन्ड बड़ा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड छोटा बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद करो। अब हम तुमसे पूछें बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बताओ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर W X Y और Z, सबसे बड़ा W, बहुत बढ़िया, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल से बनाएगा, बड़ा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद बताओ W के बाद हम लिखते हैं, बताना, W के बाद Z होगा, Z के बाद X होगा, और X के बाद Y होगा। तुम लोग को याद है हम बताए थे बेंजीन में ना तो परफेक्ट सिंगल बॉन्ड होता है और ना तो परफेक्ट डबल बॉन्ड होता है। याद करो, हम बताए थे बेंजीन में दोनों के बीच का कैरेक्टर होता है। तो इस बॉन्ड के लिए याद करो, हम बॉन्ड ऑर्डर बताए थे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर है, इसीलिए ये बॉन्ड का लेंथ इससे बड़ा है। तो यहां इसमें रेजोनेंस एक फैक्टर है, याद करो, सब p ऑर्बिटल आपस में मिल जाता है, याद आ रहा है। इसीलिए बेंजीन का बॉन्ड लेंथ एल्कीन के बॉन्ड लेंथ से बड़ा होगा, और फिर सबसे छोटा अल्काइन का बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का क्लास। इसके साथ ही हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाता है। अगले क्लास से हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। होपफुली तुम लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के क्लास में सीखे हो। और आज का क्लास तुमको पूरा ऑर्गेनिक याद रखना पड़ेगा, पूरे ऑर्गेनिक के क्लास में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, चलिए।